ठीक है, तो आज जो हम नेक्स्ट चैप्टर एल्कोहल, फिनोल और ईथर पढ़ेंगे। पहले हमने एलो एल्केन और हेलोएरिन कंप्लीट कर दिए। ठीक है, तो देखो एल्कोहल, फिनोल, ईथर के अंदर क्या होता है। अगर आपने एल्केन पढ़े और हेलो एल्केन पढ़े तो उसके अंदर देखा कि हेलो एल्केन में हमने देखा था कि जब कोई हाइड्रोजन एटम किसी हेलोजन से रिप्लेस हो जाता है तो हमें हेलो एल्केन मिलते हैं। सेम उसी तरह यहाँ पे इसने बताया कि अगर आपको कोई एल्केन दे रखी है, ठीक है, और उस एल्केन का अगर एक हाइड्रोजन एटम निकल जाए और वो रिप्लेस हो रहा है किससे, हाइड्रोक्सी ग्रुप से, तो हमें क्या मिलते हैं, एल्कोहल, यानी उनको हम बोलेंगे एल्केनॉल बोलेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि जो एल्केन होते हैं उनका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+2, और अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हमने कम कर दी और उसकी जगह क्या ऐड कर दिया, हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो उससे हमें मिलेंगे क्या, एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला है वो हमें मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने कोई भी एल्केन ले लिया RH और इसका जो H है वो रिमूव हो जाए और उसकी जगह हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड हो जाए तो हमें क्या मिलेंगे, एल्कोहल मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमें क्या मिलेंगे, एल्केन से हम प्रिपेयर कर रहे हैं क्या, एल्कोहल। ठीक है, और उसी तरह यहाँ पे इसने बताया कि अगर कोई एरिन्स दी है, जैसे कि बेंजीन रिंग दी हुई है, हमें पता है कि इसके अंदर 6 हाइड्रोजन एटम रिंग के साथ प्रेजेंट होते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाए किससे, हाइड्रोक्सी ग्रुप से, तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, फिनोल मिलेगा। ठीक है, तो फिनोल कैसे बनेंगे ये हम देख सकते हैं। ठीक है, तो एरिन से फिनोल अगर हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस करेंगे हाइड्रोक्सी ग्रुप से तो हमें मिलेंगे यहाँ पे फिनोल। अगर यहाँ पे अपने को कोई एल्केन दी है, ठीक है, और या फिर हमें कोई एरिन्स दी है, ठीक है, अगर इनके हाइड्रोजन एटम एल्कोक्सी ग्रुप से रिप्लेस हो रहे हैं तो जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगी ईथर। अगर ये हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिमूव हो जाए और उसकी जगह एल्कोक्सी या एराइलोक्सी ग्रुप जुड़ जाए तो हमें यहाँ पे मिलेगी क्या, ईथर। ठीक है, क्या मिलेगी, ईथर मिलेगी। ठीक है, और इसी तरह इसी केस में भी होना है, चाहे वो एलिफेटिक हो और चाहे वो एरोमेटिक हो, तो उन सभी केसेस में हमें ईथर मिलेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी यहाँ पे ईथर। तो ये तो है जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि एल्कोहल, फिनोल और ईथर को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखो जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो हम सबसे पहले जो स्टडी करने वाले हैं वो हम करेंगे एल्कोहल की। ठीक है, एल्कोहल की नोमेनक्लेचर हम स्टडी करेंगे, फिर फिनोल के देखेंगे और फिर ईथर के देखेंगे। ठीक है, ये हो गया जनरल में। सबसे पहले हम एल्कोहल को पढ़ रहे हैं, तो एल्कोहल के अंदर देखो क्या कुछ होगा। इसका दो तरह से हम नोमेनक्लेचर करते हैं, कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम। ठीक है, तो कॉमन सिस्टम के अंदर अगर आप देखोगे, कॉमन सिस्टम में जो एल्कोहल है, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, कॉमन सिस्टम में एल्कोहल को बोला जाता है एल्काइल एल्कोहल। ठीक है, जो एल्काइल ग्रुप है उसके पीछे क्या ऐड कर देंगे, एल्कोहल सफिक्स ऐड कर देंगे, तो कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग नेमिंग होगी। जबकि अगर आप IUPAC सिस्टम देखते हो तो IUPAC सिस्टम के अंदर जो हम नोमेनक्लेचर करेंगे उसके अंदर हम इनको बोलते हैं एल्केनॉल, यानी एल्केन का ई रिप्लेस हो जाएगा ऑल से। ठीक है, तो इसमें देखो जैसे आप एग्जाम्पल लेके चलते हो कि आपको सिंगल कार्बन का एल्कोहल दिया है, इसको हम क्या बोलेंगे, हमें पता है मीथेन से बना है तो मिथाइल ग्रुप होगा, तो इसकी नेमिंग में आ जाएगा
मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, इसी तरह अगर अपने को C2H5OH दिया है तो ये क्या आ जाएगा, इथाइल एल्कोहल। मतलब एल्काइल एल्कोहल कॉमन सिस्टम के अंदर इनको कहा जाता है। ठीक है, अगर यही सेम नेमिंग अगर हम IUPAC सिस्टम में करें तो ये अपने को यहाँ पे जो मिथाइल एल्कोहल है इसमें हम देखेंगे कि एल्केन कौन सी है। एल्केन या मीथेन से बना है ये। ठीक है, तो एल्केन के पीछे क्या वर्ड ऐड कर देंगे, ओल सफिक्स ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये मीथेन से बना है तो ये हो जाएगा मीथेन का ई हटा के पीछे क्या लगा देंगे, ओल, तो क्या बन जाएगा, मीथेनॉल। ठीक है, इसी तरह 2 कार्बन एटम का जो हम बनाएंगे इथेन से, उसका हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके, तो उसके पीछे ओल लगेगा तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल। ठीक है, जनरली जो हम अप्लाई करेंगे वो IUPAC सिस्टम ही हम यूज़ करते हैं। ठीक है, IUPAC सिस्टम के अंदर जब भी आप नेमिंग करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको फर्स्ट प्रीफरेंस दी जाएगी। अब हमें लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग अगर नेमिंग करनी, यहाँ पे नंबरिंग करनी है, तो हमें पता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या दिया जाएगा, लोवेस्ट नंबर दिया जाएगा जिस कार्बन से ये अटैच्ड है। ठीक है, तो इस तरह आप इसकी नेमिंग करोगे। ठीक है, तो ये आप कर लोगे। हमें पता है ये क्या होगा, 4 कार्बन एटम है, ब्यूट 2 इन 1 ओल। ठीक है, तो ये तो हो गया। देखो इसमें सारी जो नेमिंग है वो आपकी +1 में थी। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ी जनरल से नेमिंग करते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाए कि एल्कोहल को किस किस नेम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इसके क्लासिफिकेशन के अंदर इसकी थोड़ी नेमिंग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एल्कोहल का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो एल्कोहल को क्लासीफाई किया गया है सबसे पहले नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप के बेस पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप के बेस के ऊपर जो क्लासिफिकेशन है तो उसमें क्या है, एक सिंगल हाइड्रोक्सी ग्रुप हो सकता है, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इनकी नेमिंग की गई है। जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक सिंगल हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो उनको हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, तो ये अपने को जो दिया है ये हमें पता है क्या है, मिथाइल एल्कोहल या मिथेनॉल दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड में अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पे क्या है 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये हो गया डाईहाइड्रिक एल्कोहल, जिसको कॉमनली क्या कहा जाता है, ग्लाइकोल कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको, ग्लाइकोल। इसी तरह यहाँ पे इसने कहा है कि अगर 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, तो वो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल हो गया और उसको कॉमनली हम क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल। ठीक है, तो इसी तरह पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं। ठीक है, अगर IUPAC सिस्टम आप पढ़ रहे हो तो इसको बोलोगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, और ये इथेन 1 2 डाईऑल, और ये क्या है, मेथेनॉल है। ठीक है, सेकंड जो अपने को दिया है वो इसमें दिया है हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। ठीक है, जब हाइड्रोक्सी ग्रुप किससे अटैच होता है, एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच्ड होगा। ठीक है, तो उसकी क्लासिफिकेशन हम किस तरह करेंगे। ठीक है, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन एटम से हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होगा तो हम उनको कैटेगराइज करते हैं किसमें, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, और एक होता है टर्सरी एल्कोहल। जिस टाइप का जो कार्बन होगा, जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच होगा, उसी अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है, अगर वो क्या है, एक सिंगल कार्बन से अटैच है, तो क्या हो जाएगा, वो प्राइमरी एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, जैसे इथेनॉल दिए। फिर आगे इसने कहा है कि जो कार्बन जिससे क्या है
हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है, अगर वो सेकेंडरी कार्बन है, ठीक है, और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इन दोनों केस में हम देख रहे हैं sp3 है, ठीक है, तो वो क्या होगा, सेकेंडरी एल्कोहल होगा, ठीक है। अगर यही हाइड्रोक्सी ग्रुप किससे जुड़ा है, एक टर्सरी कार्बन एटम से जुड़ा है, तो जो अपने को एल्कोहल मिलेगा वो मिलेगा टर्सरी एल्कोहल, ठीक है। नेमिंग आती होगी आपको, इसमें दिया है, इसका क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, और ये अपने को आइसोप्रोपाइल एल्कोहल दिया है, या आप इसको प्रोपेन 2-ऑल बोल सकते हो, और ये आपको इथेनॉल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो अपने को दिया है वो दिए हैं एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल वो एल्कोहल होगा जिसके अंदर क्या होगा, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप उस कार्बन एटम से अटैच है जो कार्बन क्या है, एक डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एलाइलिक। तो ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इस कार्बन से जो कार्बन अटैच है उसके साथ जो एल्कोहल अटैच होगा, यानी OH ग्रुप अटैच होगा, उसको हम बोलेंगे एलाइलिक एल्कोहल। जैसे इसको बोल सकते हैं प्रोपाइलिक एल्कोहल। वैसे क्या होगा, ये प्रोपेन प्रोपेन क्या हो जाएगा, ये 2 in 1-ऑल, ठीक है, समझ में आया, यानी प्रोप 2 in 1-ऑल हो जाएगा। इसी तरह जो अपने को दिया है वो दिया है क्या, बेंजाइलिक एल्कोहल। क्या दिया है, बेंजाइलिक एल्कोहल। तो यहाँ पे इसने बताया कि अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप किस कार्बन से अटैच्ड है, बेंजाइलिक कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। बेंजाइलिक कार्बन वो होता है जो रिंग के साथ कार्बन अटैच होता है, और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप अटैच है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक कार्बन या बेंजाइल एल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, बेंजाइल एल्कोहल। ये बेंजाइल एल्कोहल भी प्राइमरी और सेकेंडरी जो अपने को दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन अगर किसी और कार्बन से जुड़ा है और साथ में OH है, तो ये क्या हो गया, इसमें सेकेंडरी जो एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वगैरह होंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया है, वो जो दिया है वो है विनाइलिक एल्कोहल। कौन सा है, तो विनाइलिक एल्कोहल के अंदर क्या होगा, जो OH ग्रुप होगा वो डायरेक्टली किससे जुड़ा होगा, डबली बॉन्डेड या sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। क्या होगा, जो कार्बन जिससे ये अटैच्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। तो ये जो अपने को दिया है, ठीक है, ये कौन सा एल्कोहल है, विनाइल एल्कोहल, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे विनाइल एल्कोहल। समझ में आया इतना, ठीक है। उसके बाद हम फिनोल को देखते हैं, ठीक है। इसी के अंदर डायरेक्टली रिंग से दे रखा है, तो हम सीधा ही फिनोल स्टार्ट कर दें ताकि फिनोल की भी थोड़ी नेमिंग हो जाए, ठीक है। तो ये तो हो गई एल्कोहल। तो आपने एल्कोहल के अंदर देखा कि एल्कोहल जो है अगर उसका क्लासिफिकेशन हम और करें तो ये आपको 2 तरह के मिलेंगे। एक तो होंगे एलिफेटिक एल्कोहल, ठीक है, और दूसरे क्या होंगे, एरोमेटिक या साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो एलिफेटिक के अंदर आपने देखा कि ये डायरेक्ट जो चेन से, यानी जो आपको एलिफेटिक चेन दी हुई है उस चेन से अगर OH ग्रुप अटैच होगा तो वो एलिफेटिक एल्कोहल हो गई। अगर आपको कोई रिंग दे रखी है और उस रिंग के साथ क्या है, साइड चेन जो प्रेजेंट है, ठीक है, और उस साइड चेन के साथ OH ग्रुप अटैच है, तो वो क्या होंगे, एरोमेटिक एल्कोहल होंगे। तो दोनों टाइप के क्लासिफिकेशन समझ में आ गए। तो ये जो रिंग है ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगी। अगर आप इसकी नेमिंग करोगे तो ये हो जाएगा 2 फिनाइल इथेनॉल, ठीक है, क्योंकि एल्कोहल ग्रुप जहाँ प्रेजेंट है वो क्या रहेगा, जो फंक्शनल ग्रुप है तो वो पेरेंट एटम की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो अभी हम करेंगे यहाँ पे फिनोल की थोड़ी नेमिंग। तो फिनोल का हमने देखा था कि
फिनोल हमें कैसे मिलेगी, अगर कोई एरोमेटिक रिंग दी है, ठीक है, अगर उसका क्या है एक हाइड्रोजन एटम OH ग्रुप से रिप्लेस हो जाए तो हमें मिलती है क्या, फिनोल। ठीक है, तो फिनोल के अंदर अगर आप देखोगे तो ये भी क्लासिफिकेशन इसका नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप के बेस पे किया गया है। ठीक है, अगर सिंगल OH ग्रुप प्रेजेंट है तो आप उसको क्या बोलोगे, फिनोल बोलोगे। अगर उसकी ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको आप क्या बोलोगे, कैटिकोल बोलोगे। ठीक है, अगर 1/3 पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको बोलोगे रिसोर्सिनोल। ठीक है, और अगर क्या होगा 1/4 पोजीशन के ऊपर ये OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलोगे, क्यूनोल बोलोगे। ठीक है, तो ये अपने को फिनोल का दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे इसने बताया है कि फिनोल के साथ दूसरे सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको अगर कॉमन सिस्टम में देखेंगे तो क्या बोलेंगे, क्रीजोल बोलेंगे। ठीक है, या इसको ऑर्थोमिथाइल फिनोल भी बोल सकते हैं या 2-मिथाइल फिनोल भी बोल सकते हैं। ठीक है, या यहाँ पे कोई नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसको ऑर्थो नाइट्रो फिनोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्थो नाइट्रो फिनोल बोलेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एल्डेहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डेहाइड या सैलिसल्डेहाइड बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये नेम आपको मिलेंगे इसलिए हम इनको देख रहे हैं। ठीक है, समझ में आया इतना। तो ये हो गया किसका, फिनोल का। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ईथर का नोमेनक्लेचर। अगर आप ईथर को देखते हो, ठीक है, तो हम ईथर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इस तरह कर सकते हो, एराइल ग्रुप ले सकते हो ना। ठीक है, या यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है ईथर। ईथर की हम दो तरह से नेमिंग करेंगे, एक तो है कॉमन सिस्टम, ठीक है, और जो दूसरा अपने को दिया है वो है IUPAC सिस्टम। तो इन दोनों सिस्टम के अकॉर्डिंग इनको हम बोलेंगे ईथर। ठीक है, तो फर्स्टली हम कॉमन सिस्टम को देखते हैं। तो कॉमन सिस्टम में जो ईथर है उसको हम बोलते हैं एल्काइल या एराइल ईथर। क्या बोलेंगे, या एराइल ईथर बोलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर मान लो हम सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है, मतलब सिमेट्रिकल ईथर। ये भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी अगर आप नेमिंग करोगे तो हमें पता है कि दो ग्रुप सेम प्रेजेंट है तो क्या हुआ, डाईमिथाइल। ठीक है, और पीछे इस ऑक्सीजन के कारण कौन सा वर्ड ऐड करेंगे, ईथर। ठीक है, तो ये हो गया डाईमिथाइल ईथर। अगर IUPAC सिस्टम में हम चलेंगे तो इसके हम ईथर को बोलते हैं एल्कोक्सी एल्केन। क्या बोलेंगे, ठीक है, जो एल्कोक्सी वर्ड है ये हमेशा हम स्मॉल ग्रुप के लिए यूज़ करेंगे, जो छोटा होगा। ठीक है, और जो पेरेंट होगा वो लार्ज ग्रुप के लिए हम एल्केन ग्रुप जो वर्ड है वो सफिक्स में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो अपने को अगर इसी सेम के लिए आप इसकी नेमिंग कर रहे हो तो इसको क्या बोलोगे, इसको हम बोलेंगे, क्योंकि दोनों सेम हैं तो ये हो जाएगा मिथोक्सी मीथेन। ठीक है,
अगर यहाँ पे दो डिफरेंट अपने को दिए हैं एल्काइल ग्रुप, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर इसकी नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इथाइल, ये हो गया मिथाइल, फिर ईथर, तो इसको बोलेंगे इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, और ये जो यहाँ पे अगर आप लेके जाओगे इसको, तो मैंने बताया कि जो स्मॉल ग्रुप है उसको एल्कोक्सी वर्ड यूज़ करोगे, तो ये हो जाएगा मिथोक्सी, और फिर ये क्या बन जाएगी एल्केन, तो मिथोक्सी इथेन हो जाएगी। समझ में आया? अगर यहाँ पे कोई रिंग होती, ठीक है, तो बेंजीन के लिए जो हम प्रेफिक्स यूज़ करते हैं वो है फिनाइल। ठीक है, और ये है इथाइल, तो अल्फ़ाबेट में इथाइल पहले आता है, तो इथाइल फिनाइल ईथर हो जाएगा। ठीक है, और इसके केस में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगी ये इथोक्सी बेंजीन हो जाएगी। समझ में आ गया? तो ये था कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम। ठीक है, इसके बाद इसका किया गया है क्लासिफिकेशन। वैसे तो ये भी उसी की तरह एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों होगी। क्या होगी? एलिफेटिक जिसमें क्या होगा, कोई रिंग नहीं होगी, और एरोमेटिक जिसके अंदर क्या होगी, रिंग प्रेजेंट होगी। ठीक है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट। तो इसके अंदर देखो, तो हमें पता है कि एलिफेटिक ईथर का हम एक सिंपल सा कोई एग्जांपल उठा लो, बस समझने के लिए काफ़ी है कि जिसमें कोई रिंग ना प्रेजेंट हो। ठीक है, तो वो क्या होगी एलिफेटिक ईथर। और एरोमेटिक में बस ये पता है कि हमें कि रिंग होगी, या C6H5 लिख लो। ठीक है, वो होगी एरोमेटिक ईथर। ठीक है, या आप इस तरह भी ले सकते हो। ठीक है, समझ में आया? तो ये सारी क्या है, ईथर है। फिर अपने को दिए क्या, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो दूसरे तरफ से अपने को दिया है, उसमें अपने को बताया है कि ईथर 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, एक होती है सिमेट्रिकल ईथर और दूसरी होगी अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, तो सिमेट्रिकल ईथर उसको बोलेंगे जिसमें जो ऑक्सीजन है उसकी दोनों तरफ सेम टाइप के ग्रुप अटैच होंगे, वो कौन सी होगी, सिमेट्रिकल ईथर। और जिसमें दोनों सेम टाइप के ग्रुप अटैच ना हो उसको क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर। वैसे हम पढ़ चुके हैं अभी इसको कि ये जो है मिथोक्सी मीथेन या डाई मिथाइल ईथर, ये क्या है, सिमेट्रिकल है, जबकि ये क्या है, अनसिमेट्रिकल ईथर दी हुई है। ठीक है, चाहे यहाँ पे आप कोई एरोमेटिक रिंग लगाओ, कोई अल्काइल ग्रुप लगाओ, अगर दोनों सेम हुए, ठीक है, तो वो क्या होगी, सिमेट्रिकल ईथर होगी। ठीक है, तो डाईफिनाइल ईथर आ गई है। अगर इसके केस में अगर आप यहाँ पे कुछ और यूज़ कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? तो ये मिथाइल फिनाइल ईथर हो गई, तो ये क्या है, अनसिमेट्रिक। तो ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर जो कि इसकी जनरल इंट्रोडक्शन में था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनके स्ट्रक्चर। ठीक है, इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो किस तरह होती है, क्योंकि स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए कि आपसे पूछेंगे एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल या फिनोल या ईथर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं किसको, एल्कोहल को। ठीक है, अगर आप एल्कोहल को देखो तो एल्कोहल के अंदर ये हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है किससे, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। ठीक है, तो जो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप इसके साथ अटैच होता है उसके ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
तो इन्हीं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस के कारण क्या होगी, यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन होगी या लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगी। उसके कारण जो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है, क्या होगा, बॉन्ड एंगल होगा, वो क्या होगा, नॉर्मल टेट्राहेड्रल जो बॉन्ड एंगल होगा उसकी कंपेयर में क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड एंगल वैसे तो होता है इतना, ठीक है। अगर पूछ ले कि जो बॉन्ड एंगल है वो किसके कारण कम है इसका, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके बीच में जो रिपल्सन हो रही है उसके कारण ये बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाएगा। बाकी आप इसकी अगर सही स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन करोगे तो आपको ये सारा कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। कि कार्बन जो है हमें पता है कि उसका आप ग्राउंड स्टेट बनाओगे, ठीक है। उसके अंदर आप शो करोगे कि इसके पास ग्राउंड स्टेट के अंदर क्या है, जो 2s और 2p ऑर्बिटल है। हमें पता है ना कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये लिख के फिर आप क्या लिखोगे, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और फिर लिखोगे एक्साइटेड स्टेट, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रमोट होके नेक्स्ट ऑर्बिटल में चला जाएगा, ठीक है। तो ये कार्बन एटम क्या करेगा, ये बाकी अपने 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो किसी और से बॉन्डिंग कर लेंगे। जो रिमेनिंग 1 होगा वो हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ ओवरलैपिंग करके कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये आपको अल्कोहल के अंदर उसकी स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन के अंदर देना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो कौन सा होगा भाई, टेट्राहेड्रल। बट जो बॉन्ड एंगल है वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल की कंपेयर में क्या होगा, कम होगा। उसके बाद हम देखते हैं किसको, फिनोल को, ठीक है। अगर आप फिनोल को देखो तो फिनोल के अंदर हमें पता है कि रिंग के साथ क्या होगा, जो OH ग्रुप अटैच्ड होगा, ठीक है। और हमें पता है कि ये ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट यहाँ पे जो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन दिया है वो क्या दिया है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिया है, ठीक है। इसी sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण क्या होंगे, इसके जो लोन पेयर होते हैं वो इसके साथ क्या आ जाएंगे, कंजुगेशन में आ जाते हैं, या इनको ये अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोन पेयर जो है रिपल्सन इतना रोल प्ले नहीं कर पाएगी, इसलिए जो इसका जो बॉन्ड एंगल है ना वो लगभग टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल के सिमिलर ही होता है, ठीक है, 109 डिग्री का, ठीक है। बाकी आप इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन करोगे, बस ये आ जाएगा इसमें। बाकी तो उसी तरह आपने इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 शो करना है, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन तो 3 ही सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, ईथर की। अगर आप ईथर को देखोगे तो हमें पता है कि ईथर के अंदर क्या होते हैं, 2 एल्काइल ग्रुप क्या होंगे, ऑक्सीजन एटम से लिंक होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp3 है, कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है, पर यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल की कंपेयर में क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 बड़े बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, लार्ज ग्रुप प्रेजेंट है, तो उनके बीच में क्या होगी, जो रिपल्सन होगी, उसके कारण जो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल की कंपेयर में लार्ज मिलेगा, ठीक है। ये आप इसकी एक्सप्लेनेशन में दोगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया है वो क्या दिया है, प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन में हम अल्कोहल की प्रिपरेशन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम स्टडी करेंगे अल्कोहल प्रिपरेशन। तो जो एग्ज़ाम में आया है वो इम्पोर्टेंट है। फर्स्टली हम स्टडी करेंगे अल्कोहल की प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन, ठीक है। एल्कीन से हम किस तरह अल्कोहल की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो इसने बताया है कि एल्कीन का हम क्या करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे, ठीक है, बाय हाइड्रेशन।
ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, एसिड क्या होगा, कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोई भी एल्कीन दी है, ठीक है, और आप इसको ट्रीट कर रहे हो किसके साथ, वाटर के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हो सकता है। ठीक है, तो जैसे इसको ट्रीट करोगे तो इसमें मार्कोनी एडिशन हो जाएगा किसका, वाटर मॉलिक्यूल का, और हमें मिलेगा यहाँ पे एल्कोहल। ठीक है, तो इसका जो एग्ज़ाम में आया था वो आया था 3 मार्क्स का क्वेश्चन कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, ये आया हुआ है। तो देखो हम यहाँ पे हाइड्रेशन पढ़ेंगे इथीन का। ठीक है, अगर इथीन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करवा रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में तो हमें मिल रहा है इथेनॉल। ठीक है, और इसका मैकेनिज़्म क्या रहेगा वो हम देखेंगे। तो मैकेनिज़्म में हमें पता है कि ये एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले स्टेप के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, प्रोटोनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो क्या करेगा, एसिड के साथ क्या बनाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा ना उसका, तो हमें क्या मिलेगा, प्रोटोनेटेड वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो उस प्रोटोन को एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, प्रोटोनेटेड यानी हाइड्रोनियम आयन जो अपने को मिल रहा है। ठीक है, इस स्टेप में क्या होगा, जैसे ही ये यानी ये स्टेप कौन सा है, प्रोटोनेशन का है। ठीक है, प्रोटोनेशन होगा कैसे, किसका, वैसे एल्कीन का होगा। ठीक है, तो जैसे ही एल्कीन इसके कांटेक्ट में आएगी, यानी जो अपने को दी है इथीन। ठीक है, तो इथीन का फर्स्ट स्टेप में होगा प्रोटोनेशन, ये करेगी प्रोटोन एक्सेप्ट, और यहाँ अपने को मिलेगी प्रोटोनेटेड एल्कीन। क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाउंड होते हैं, वो इजीली क्या है, प्रोटोन को अवेलेबल हो जाएंगे, और हमें मिलेगी यहाँ पे क्या, प्रोटोनेटेड एल्कीन मिलेगी। ये फर्स्ट स्टेप रहेगा। ठीक है, या आप कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, जो स्टेप सेकंड अपने को दिया है, उस स्टेप सेकंड के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक जो अटैक है वो दिया है हमें वाटर मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो इस स्टेप के अंदर देखो क्या होना है, जो हमें क्या मिला है, यहाँ कार्बोकेटाइन मिला था। ठीक है, उस कार्बोकेटाइन पे क्या होगा, वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। क्योंकि हमें पता है कि वाटर में ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो उसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या है, इस तरह उसके साथ ऐड हो जाएगा। तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, उसके बाद यहीं पे मैं कर देता हूँ स्टेप थर्ड। ठीक है, जिसमें क्या हो जाएगा, जो ये आपको मॉलिक्यूल मिला है, ये कार्बोकेटाइन मिला है, इसका क्या हो जाएगा, डी प्रोटोनेशन। क्या हो जाएगा, ठीक है, डी प्रोटोनेशन हो जाएगा। क्योंकि इसने स्टार्टिंग में क्या किया था, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया था। ठीक है, उसी प्रोटॉन को ये क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, और हमें मिलेगा यहाँ पे एल्कोहल मॉलिक्यूल। तो इस तरह ये आपको कंप्लीट आना चाहिए। ठीक है, ये है फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड, किससे कर रहे हैं, एल्कीन से। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में 3 मार्क्स में आया हुआ है आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड अपने को दिया है, किससे करेंगे, बाय हाइड्रोबोरेशन, यानी हम एल्कीन से ही प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, स्पेसिफिकली पूछा गया है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। ठीक है,
तो नेक्स्ट मेथड है बाय हाइड्रोबोरेशन, जो ऑक्सीडेशन है एल्कीन से ही कर रहे हैं हम, किसका, एल्कीन का। ठीक है, तो इसके अंदर इसने बताया कि इस मेथड के अंदर जो आपको कोई एल्कीन दी है, जैसे यहाँ पे आपको प्रोपीन दी हुई है, उस प्रोपीन को हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, डाइबोरेन के साथ ट्रीट करेंगे। ठीक है, किसके साथ है, डाइबोरेन। ठीक है, तो जो डाइबोरेन है, ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो। ये डाइबोरेन के साथ रिएक्ट करके पहले एक एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा डाइबोरेन के साथ, बाद में उसको हम क्या करेंगे, परऑक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे एल्कली के प्रेजेंस में, तो हमें मिलेगा यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको डाइबोरेन के साथ ट्रीट करोगे। ठीक है, तो डाइबोरेन के साथ जब ट्रीट करोगे तो इसमें क्या होगा, एक तरह से मार्कोनी एडिशन होगा। क्या होगा, ठीक है, तो हमें पता है कि बोरोन की कंपेयर में जो हाइड्रोजन होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि ये नॉन मेटल है। तो वही मार्कोनी एडिशन, तो हमें पता है ये कहाँ जाएगा, जहाँ लो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट कहाँ जाता है, जहाँ लो नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और पॉजिटिव जहाँ ज़्यादा नंबर। ठीक है, तो हमें इसका इस तरह क्या मिलेगा, जो एडिशन प्रोडक्ट मिले। ठीक है, तो ये रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक कि इस डाइबोरेन के अंदर जितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है वो रिप्लेस ना हो जाए किससे, एल्कीन से। ठीक है, तो इस तरह कंटिन्यू आपने एडिशन शो करना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मिलेगी ट्राई एल्काइल बोरेन। क्या मिलेगी, ट्राई एल्काइल बोरेन। फिर आप इसको ट्रीट करोगे किसके साथ है, परऑक्साइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एल्कली की प्रेजेंस में। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्रोपेनॉल मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में मिलेगा बोरिक एसिड H3BO3। ठीक है, तो ये क्या है, बेस्ट मेथड है किसके लिए, प्राइमरी अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए। अगर आप इसको देखोगे तो आपको ऐसे लग रहा है कि यहाँ एंटी मार्कोनी रूल लग रहा है। ठीक है, बट वो वैसा होता नहीं है। समझ में आया। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड अपने को दिया है वो कौन सा दिया है, कार्बोनिल कंपाउंड से हम अल्कोहल की प्रिपरेशन किस तरह करेंगे। तो देखो कार्बोनिल कंपाउंड जो है उनकी अगर आप क्या करवाओगे, रिडक्शन करवाओगे तो उससे क्या है, अल्कोहल प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में देखो, कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से हैं, एल्डेहाइड एंड कीटोन। ठीक है, जिसमें क्या होगा, CO ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, या तो वो एल्डेहाइड होंगे और या कीटोन होंगे। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड से आप इसको तैयार करोगे। ठीक है, किसके थ्रू, बाय रिडक्शन के थ्रू। अगर आप उनका रिडक्शन करवाते हो तो उससे हमें अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, रिडक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए या तो आप कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कर सकते हो। ठीक है, हाइड्रोजनेशन होगा कैटालाइटिक किसकी प्रेजेंस में, या तो निकल होगा या प्लेटिनम या पैलेडियम या रहोडियम आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, या दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट अपने को दिए हैं सोडियम इन एथेनॉल। ठीक है, बॉयवर्ट-ब्लैंक रिडक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, या आप यूज़ कर सकते हो किसका, सोडियम बोरोहाइड्राइड का। ठीक है, या आप यूज़ कर सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का।
ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करो तो कार्बोनिल कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्कोहल के अंदर। अगर आपको क्या दिया है, अगर आपको एल्डिहाइड दिया है, अगर आप उसका रिडक्शन करवा रहे हो इन किसी भी रीजेंट का यूज़ करके, तो हमेशा हमें मिलेगा प्राइमरी एल्कोहल। क्या मिलेगा, प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा। ठीक है। मान लो आपके पास यहाँ इथेनॉल था, ठीक है, और आपने क्या करवाया, इसका रिडक्शन करवाया, तो आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे इथेनॉल मिल जाएगी। ठीक है। ये तो है एल्डिहाइड के लिए। अगर यहाँ पे आपको कोई कीटोन दिए है और उसका आप रिडक्शन करवा रहे हो तो हमेशा हमें यहाँ पे मिलेगा क्या, सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है। तो कीटोन हमेशा क्या देगी, सेकेंडरी एल्कोहल देगी। जैसे यहाँ एसीटोन दिया है और आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, इनमें से कोई भी कर सकते हो आप, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रोपेन टू ऑल मिलेगा। ठीक है। तो मेन ये है जो रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर रिड्यूसिंग एजेंट आपके याद है तो कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से एल्कोहल की प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हम कर सकते हैं, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, ठीक है, उसका करवाओ आप रिडक्शन। ठीक है। रिडक्शन जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हम करवाते हैं, उसके लिए हम जो रीजेंट यूज़ करेंगे वो हम दो ही रीजेंट यूज़ करते हैं, या तो होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और या होगी डाइबोरेन। ठीक है। ये डाइबोरेन एल्डिहाइड और कीटोन का कभी भी रिडक्शन नहीं करवाती। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है उसको आप इनमें से किसी भी एक रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, हमेशा एल्कोहल मिलेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिया है इथेनोइक एसिड और आपने उसका रिडक्शन करवाया तो हमें मिलेगा यहाँ से इथेनॉल। पर ये कहता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे हम एल्कोहल जो प्रिपेयर करते हैं उसके लिए इन रिड्यूसिंग एजेंट की बजाय हम इसका पहले एस्टरिफिकेशन करते हैं ताकि उससे एस्टर मिले, और उसके बाद में उसका कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करवा के उससे एल्कोहल प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि ये ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है उसको हम एल्कोहल के साथ ट्रीट करेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो उससे हमें मिलेगा यहाँ पे एस्टर। ठीक है। और जो ये एस्टर मिलेगा उसी एस्टर का हम क्या करवा देंगे, हाइड्रोजनेशन करवा देंगे। ठीक है, कोई कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है। तो ये मेथड यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप कोई भी कार्बन लिख लो, ठीक है, समझ में आया, कोई एल्काइल ग्रुप लिखो और उससे इस तरह एल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो दिया है हमें ग्रीगनार्ड रीजेंट से। तो ग्रीगनार्ड रीजेंट आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है ग्रीगनार्ड रीजेंट, एल्काइल मैग्नीशियम या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड होता है। ठीक है। तो ग्रीगनार्ड रीजेंट से जो एल्कोहल की प्रिपरेशन है ये आपको कई कन्वर्जन में काम आने वाली है। ठीक है। तो फिफ्थ जो दिया है वो है फ्रॉम ग्रीगनार्ड रीजेंट। तो ग्रीगनार्ड रीजेंट में देखो ये कह रहा है कि जो ग्रीगनार्ड रीजेंट है
वो क्या है, जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, ठीक है, चाहे एल्डिहाइड दिया है चाहे कीटोन दिए हैं, उनके साथ रिएक्ट करके क्या देगा अपने को, एल्कोहल देगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ ना लिखा, सीधा लिख दिया कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, तो हमें पता है कि कार्बोनिल ग्रुप की इस तरह की नेचर होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है नेचर में, और ग्रिग्नार रीजेंट का जो एल्काइल ग्रुप होता है वो न्यूक्लियोफिलिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। ठीक है, तो इसका हमें मिलेगा यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, क्या मिलेगा, एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। और फिर आप उसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा। क्या मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने क्या करना है, आपको दिया है यहाँ मिथेनॉल, ठीक है, एल्डिहाइड दिए, इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। ठीक है, यानी जो फॉर्मल्डिहाइड होता है वो हमेशा ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ क्या देगा, मान लो हमें इथेनॉल बनाना है तो हम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डालेंगे, क्योंकि एक कार्बन इसमें है, एक कार्बन वाला ऐड कर दो। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, प्राइमरी एल्कोहल या इथेनॉल। ठीक है, तो हमें पता है कि ये इस तरह रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये मिलेगा CH3COMgBr। ठीक है, और ये मिल गया। बाद में इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो हमें मिलेगा इथेनॉल। ठीक है, तो हमने देखा कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट फॉर्मल्डिहाइड के साथ हमेशा प्राइमरी एल्कोहल देगा। अगर यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड की कम बजाय हमें क्या दिया होता, एस्टल्डिहाइड दिया होता, ठीक है, तो हमें मिलता सेकेंडरी एल्कोहल। क्या मिलता, सेकेंडरी एल्कोहल मिलता। ठीक है, किस तरह मिलता, ये आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है उसका एडिशन हो जाता। ठीक है, और एक ऑलरेडी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, ये एल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच करके जुड़ा है, इसके अंदर है ही पहले। फिर इसका एसिडिफिकेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एल्कोहल मिल जाएगा। जो एल्कोहल मिलेगा, ठीक है, वो कौन सा होगा, सेकेंडरी एल्कोहल। अब वाली जो रिएक्शन है ये एग्ज़ाम में आई हुई है कि कीटोन से, यानी आपको क्या दिया हुआ था, एसीटोन दिया हुआ था एग्ज़ाम में, इनकम्प्लीट रिएक्शन थी या शायद कन्वर्जन था, कि प्रोपेनोन से क्या बनाना है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल बनाना है। ठीक है, ये आपको एसीटोन दिया है। अब जिसने ये रिएक्शन पढ़ी थी उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, उसने तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट का यूज़ किया और इस तरह प्रोडक्ट प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसकी ये तीनों की तीनों रिएक्शन लिखवानी इम्पोर्टेंट थी, कहीं आप करो ही ना। ठीक है, तो ये आई हुई है एग्ज़ाम के अंदर। तो ये टर्सरी एल्कोहल देगा, एस्टल्डिहाइड सेकेंडरी एल्कोहल देगा, फॉर्मल्डिहाइड हमेशा प्राइमरी एल्कोहल देगा। कीटोन जितने भी हैं वो टर्सरी एल्कोहल ही देंगे। ठीक है, एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के सारे सेकेंडरी एल्कोहल की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डायज़ोनियम साल्ट से। ठीक है, कि डायज़ोनियम साल्ट से हम किस तरह प्रिपेयर करेंगे जो एल्कोहल है। ठीक है, एलिफेटिक एल्कोहल के बारे में आप जानते हो। एलिफेटिक एल्कोहल है ना, इजीली किससे तैयार हो जाते हैं, डायज़ोनियम साल्ट से। उससे पहले ना एक और रिएक्शन देख लो। अगर आपको कोई भी एल्काइल हैलाइड दिया, कन्वर्जन के लिए इम्पोर्टेंट है, जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट का यूज़ करके हम कर सकते हैं। ठीक है, इपोक्साइड यानी ऑक्सीरेन के साथ ग्रिग्नार्ड रीजेंट रिएक्ट करके एल्कोहल देगा, और जो एल्कोहल देगा, ठीक है, ऑक्सीरेन विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट, जब ये ऐड करते हैं ना 2 कार्बन एटम को बढ़ा देता है।
ठीक है। मान लो मैं एक ये कन्वर्जन करवा रहा हूँ, आपको क्या दिया है, ब्रोमो इथेन दिया है, ठीक है, और इससे ब्यूटेनॉल बनाना है, 2 कार्बन एटम क्या है, इंक्रीज करनी है, ठीक है। तो आप इसको किसके साथ ट्रीट करोगे, पहले तो आप इसको ग्रीगनार्ड रीजेंट में कन्वर्ट करोगे ईथर डाल के भाई, ठीक है। तो ये हमें मिला ग्रीगनार्ड रीजेंट, और ये ग्रीगनार्ड रीजेंट जो होता है ना, इपोक्साइड यानी इथाइलिन ऑक्साइड के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो 2 कार्बन एटम क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रिएट होते ये इस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो हमें इसका सबसे पहले तो एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, मिल गया। और फिर हमने इसका किया एसिडिफिकेशन, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिल जाएगा, है ना, इजी, पढ़ा होगा तो कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह कन्वर्जन हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट अपने को मेथड दिया है वो है फ्रॉम डायजोनियम साल्ट, डायजोनियम साल्ट कह लो या आप फ्रॉम एमाइंस वो लिखो, क्योंकि एलिफेटिक है ना, फ्रॉम एमाइन। देखो एमाइन से हम किस तरह प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अभी एक मेथड और घूम रहा है मेरे दिमाग में, आ गया याद, ठीक है। कोई भी आपको एलिफेटिक एमाइंस दिए, ठीक है, उसको आप नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करो। पढ़ा है आपने कि नाइट्रस एसिड के साथ यानी हम डायजोनियम साल्ट प्रिपेयर करते हैं, बट एलिफेटिक डायजोनियम साल्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्कोहल के अंदर, ठीक है। जैसे ही आप इसमें नाइट्रस एसिड डालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एल्कोहल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपको इथने अमाइन दी है और उससे इथेनॉल बनाना है तो आप उसमें क्या डालो, नाइट्रस एसिड डालो, ठीक है। तो उससे बन जाएगा क्या, इथेनॉल, ठीक है। लास्ट मेथड किससे है, 7 कर दिया हमने पूरे दिनों के, ठीक है। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड से हम किस तरह प्रिपेयर करेंगे, तो यहाँ पे इसने बताया कि जब हम अल्काइल हैलाइड को कोई भी जो एक्वस सॉल्यूशन होगा किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, या आप इसको ट्रीट कर सकते हो मोइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। इनमें से आप कोई भी रीजेंट ऐड करो तो आपको मिलेगा क्या, एल्कोहल, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, क्लोरो इथेन ले ली, ठीक है। तो इससे क्या मिल जाएगा, इथेनॉल मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये काफ़ी मेथड है जो आपको कन्वर्जन करने में हेल्प करेंगे, पढ़े होंगे तो आपको कन्वर्जन आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, ठीक है। ये हो गई सारी की सारी जितनी भी एल्कोहल था उसकी प्रिपरेशन, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिनोल की प्रिपरेशन, ठीक है। फिनोल की प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने को, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही 5 मेथड दिए हैं, ठीक है। आज हम पूरी प्रिपरेशन करेंगे, कल इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे, ठीक है। तो देखो फिनोल, तो सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे फ्रॉम क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से हमने पीछे पढ़ी थी हेलो एल्केन के अंदर कौन सी प्रोसेस, डो प्रोसेस, जो क्या है फिनोल की प्रिपरेशन के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो हमें पता है कि जब क्लोरोबेंजीन जो आपको दी हुई है उस क्लोरोबेंजीन को हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के
सॉल्यूशन के साथ 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे फिनोल मिलेगा। क्या मिलेगा? फिनोल, या आप यहाँ पे सोडियम फिनोक्साइड भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करो तो इससे मिलेगी क्या? फिनोल मिलेगी। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड जो मेथड है वो है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो देखो इससे हम किस तरह प्रिपेयर करेंगे। तो जो आपको बेंजीन दी है, अगर आपसे कह दे कि बेंजीन से फिनोल बनाना है तो ये आपको दी है बेंजीन। बेंजीन का कर दो सल्फोनेशन, उसमें डाल दो ओलियम। ठीक है, ये ओलियम डालेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, और इसको ट्रीट कर दो किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करो और साथ ही एसिड हाइड्रोलाइसिस कर दो। ठीक है, तो आपको ये मान लो ये स्टेप ना लिखोगे तो यहाँ सोडियम पहले क्या मिलेगा? बेंजीन सल्फोनेट मिलेगा, फिर उससे सोडियम फिनोक्साइड मिलेगा, फिर एसिडिफिकेशन करोगे। इससे अच्छा है आप सिंपल स्टेप के अंदर सीधा फिनोल बना दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस तरह फिनोल की प्रिपरेशन। थर्ड मेथड कौन सा है? फ्रॉम डायजोनियम साल्ट। डायाजोनियम साल्ट। ठीक है, तो जो डायजोनियम साल्ट से हम किस तरह करेंगे अच्छी तरह जानते हैं सारे बच्चे, क्योंकि हमें दिया है यहाँ पे क्या? एनिलीन। ठीक है, जब एनिलीन को हम किसके साथ ट्रीट करेंगे? नाइट्रस एसिड के साथ 273 से 278 केल्विन पे। ठीक है, तो ये हमें देगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, और ये जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो हमें मिलेगा उसको हम किसके साथ ट्रीट करेंगे? वार्म वाटर। कुछ एसिड एज ए कैटलिस्ट भी हो सकता है। ठीक है, बट ये एनसीईआरटी में सीधा ही लिखा है। ठीक है, उसमें हॉट वाटर ऐड करो तो आपको मिलेगी क्या? फिनोल। ठीक है, तो ये हो गया डायजोनियम साल्ट से। उसके बाद क्यूमीन से करेंगे। ये तो मार्कर पकड़ करने लग गया। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट मेथड दिया है, ये एग्जाम में आया हुआ है फ्रॉम क्यूमीन। ठीक है, क्यूमीन या इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, तो देखो क्यूमीन बनी कैसे, पहले ये दिया है आपको कि जब बेंजीन को हम प्रोपीन के साथ ट्रीट करेंगे। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एल्काइल ग्रुप इसके साथ ऐड हो जाएगा और आपको जो मिलेगी आइसोप्रोपाइल बेंजीन, उसको बोलते हैं क्या? क्यूमीन। ठीक है, ये मिली क्यूमीन, और क्यूमीन को आप ट्रीट करोगे किसके साथ है? उसका ऑक्सीडेशन करवाओगे ना, किसकी प्रेजेंस में? ठीक है, उसका जब करवाओगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे क्यूमीन पर ऑक्साइड मिले। क्या मिल जाएगा? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक है,
समझ में आया? Yes, sir. उसके बाद उसका करो एसिडिफिकेशन। ठीक है, जैसे ही एसिडिफिकेशन करोगे तो ये क्लीवेज होके एक साइड हमें कीटोन मिलेगी और दूसरा हमें क्या मिल जाएगा? फिनोल मिल जाएगा, ये एसीटोन मिल जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड अपने को दिया है वो दिया है फ्रॉम ग्रीगनार्ड रीजेट। किससे दिया है? ग्रीगनार्ड रीजेट। ठीक है, यानी जो अपने को दिया है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, उसका हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करवाते हैं एयर की प्रेजेंस में। ठीक है, यानी इसके सॉल्यूशन में से हम क्या करेंगे? बॉइलिंग सॉल्यूशन में से ऑक्सीजन पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, और फिर अगर आप उसका क्या करवा दो? एसिडिफिकेशन करवा दो। ठीक है, तो उससे हमें क्या मिलेगी? फिनोल मिलेगी। क्या मिलेगी? फिनोल मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट मेथड अपने को दिया है, ठीक है, वो हमें क्या दिया है? बाय डी कार्बोक्सिलेशन Salicylic acid. ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। इम्पोर्टेंट है ये सारी की सारी रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमें दिया है, हमने सैलिसैल्डिहाइड देखा था ना, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था। बस इसमें क्या है? कार्बोक्सी ग्रुप आने से ये आप सैलिसाइलिक एसिड ले सकते हो ना यहाँ पे। ठीक है, अगर सैलिसाइलिक एसिड भी दिया है तो भी चल जाएगा ना। ठीक है, इसको किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये सोडियम साल्ट मिल जाएगा सैलिसाइलिक एसिड का। इसका आप करवा दो डी कार्बोक्सिलेशन। क्या करवाओ? Decarboxylation. इसके लिए इसमें आप सोडा लाइम ऐड करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड विद कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? Sodium peroxide. ठीक है, सीधा ही लिख सकते हो आप, इस सारी चीज़ों को निकाल दो, सोडियम कार्बोनेट निकल गया, आप एक स्टेप में इसको कंप्लीट कर दो। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. तो ये थी फिनोल की प्रिपरेशन। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, Thank you, sir. तो सभी पढ़ के आना।